मॉर्निंग बच्चों, दिस इज संजय किरोड़ीवाल, योर साइंस टीचर। और अपने कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ये अपना लास्ट लेक्चर वीडियो है इस चैप्टर के ऊपर। और इससे पहले अपने देखा इसोफेगस और स्टमक किस तरह से काम करते हैं। इसोफेगस के अंदर अपने देखा कि किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता वहां पर। वो सिर्फ कहां से स्टार्ट होती है, वो अपना फेरिंग्स से स्टार्ट होकर ओपन होती है किसमें, स्टमक में। फूड को फेरिंग्स से लेकर स्टमक में डालने का काम कौन करता है, इसोफेगस। या अपनी फूड पाइप करती है। और स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है और वो हेल्प करता है किसमें, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जो फैट का डाइजेशन है। फैट का जो डाइजेशन है वो एक्चुअली कौन करता है, वो बाइल जूस करता है, जो कि सिक्रीट होता है कहां से, वो सिक्रीट होता है अपने लीवर से। फिर इकट्ठा होता है, स्टोर होता है कहां पर, गॉल ब्लेडर में। वहां से एक पाइपलाइन निकलती है जो ओपन होती है लोअर स्टमक में, या कह सकते हैं ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, कह सकते हैं पहला पार्ट है जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, या कह सकते हैं लोअर स्टमक से। तो वहां पर गैस्ट्रिक जूस तो स्टमक में बनता ही है, जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का पाचन करने में या डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और इसी तरह से जो अपना बाइल जूस आ रहा है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है, एल्केलाइन होता है। और वो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, वो अपने फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आज अपने पढ़ने वाले हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन भी पढ़ेंगे अपने। और उसके बाद दो टॉपिक और है, रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं और अमीबा किस तरह से अपना फूड इंटेक करता है या डाइजेशन कंप्लीट करता है, वो अपने पढ़ने वाले हैं। तो पहले अपने लेकर चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, पहली बात 7 to 7.5 मीटर लॉन्ग देखी गई है। इसकी लेंथ की बात करें तो 7 to 7.5 मीटर लॉन्ग तक देखी गई है। और ये लार्जेस्ट पोर्शन है किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्ग पार्ट कौन सा है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो काफी कम होता है, किसके कंपैरिजन में, लार्ज इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में। लेकिन इसकी लेंथ ज्यादा लंबी होने से वो लेंथ कितनी होती है, 7 to 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे तो 1.5 मीटर लॉन्ग ही होती है। लेकिन उसको लार्ज इसलिए बोला जाता है कि उसका डायमीटर ज्यादा होता है, वो ज्यादा ब्रॉड होती है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट या लॉन्गेस्ट पार्ट या कह सकते हैं सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन। दूसरी बात जो अपने को याद होनी चाहिए इसके रिगार्ड स्मॉल इंटेस्टाइन के, यहां पर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। कंप्लीट जो डाइजेशन है, अपना जो कंप्लीट डाइजेशन है वो कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जब पूछा जाए कि डाइजेशन है वो कंप्लीट कहां होता है, अपने बोलेंगे अपना जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अपना कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जो लार्ज इंटेस्टाइन आती है वो सिर्फ और सिर्फ जो वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है, वहां पर भी डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, और क्या बात लिख सकते हैं अपने, किस किस का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जितने भी कार्ब्स हैं, अपना प्रोटीन, कार्ब्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट और यू कैन से स्टार्च, प्रोटीन, फैट, इन सब का डाइजेशन हो जाता है वो कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है, कॉइल्ड होती है। क्योंकि इतनी लंबी है, इतनी लॉन्ग है, 7.5 मीटर तक लॉन्ग देखी गई है, तो अपनी पूरी बॉडी के अंदर वो लेंथ के रिगार्ड नहीं आ सकती। वो सीधी अगर अपने करके देखेंगे तो 7.5 मीटर लॉन्ग बहुत बड़ा पोर्शन हो जाता है, तो उसको कॉइल्ड फॉर्म में समेट कर रखा जाता है अपने एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है,
तो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, यहां पर कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है। और इसका जो पहला पोर्शन होता है, पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कौन सा होता है? ड्यूडेनम होता है। ड्यूडेनम होता है, या कह सकते हैं कि लोअर स्टमक ही होता है, जहां से क्या स्टार्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपकी बुक में नहीं दे रखा, तो अपने इसके बारे में ज्यादा डीप नहीं जाने वाले। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर डाइजेस्टिंग द फूड कंप्लीटली, जब फूड का डाइजेशन यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, तब उसके आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। आगे का जो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां चलता है एब्जॉर्प्शन। कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में। सपोज दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स, ये दीवारें हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इसके ऊपर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह से। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं? अपने बोलेंगे इनको विल्लई, या कह सकते हैं माइक्रो विल्लई। विल्लई और माइक्रो विल्लई, ये क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, फिंगर के जैसे दिखाई देते हैं। और जब इसमें से फूड पास होता है, डाइजेस्टेड फूड जो पास होगा इसमें से यूं, उसको क्या करना पड़ेगा? लॉन्ग रूट है, लॉन्ग रूट से आना पड़ेगा इस तरह से घूम घूम कर। तो ये जो माइक्रोविली है उसको टाइम मिल जाता है फूड को एब्जॉर्ब करने का। ये क्या काम करते हैं? जो डाइजेस्टेड फूड है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। जितना भी डाइजेस्टेड फूड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसको छोड़कर? जो अपना वाटर कंटेंट है उसको छोड़कर जितना भी डाइजेस्टेड फूड, कार्ब्स, प्रोटीन और फैट, उन सबको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब करने का काम माइक्रोविली और विल्लई करती हैं। और ये क्या होती है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे प्रेजेंट होती है। और फूड जब इसमें से डाइजेस्टेड फूड है वो पास आउट होता है इस तरह से, तो क्या होगा? ये जो माइक्रोविली या विल्लई है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है कंप्लीटली। एब्जॉर्ब करने के बाद अगला जो डाइजेशन का पार्ट चलता है, या कह सकते हैं अगला जो न्यूट्रिशन का पार्ट चलता है, जिसमें अपने को न्यूट्रिशन गेन करना होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या चलता है? एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या होता है एसिमिलेशन? अब देखिए, एब्जॉर्ब हो चुका है, माइक्रोविली ने डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसको ब्लड में मिक्स करना है। ब्लड में क्या मिक्स हो जाएगा? एब्जॉर्ब्ड फूड। और ये ब्लड उसको लेकर पहुंचेगा हर एक सेल, हर एक टिश्यू तक, ताकि हर एक टिश्यू, हर एक सेल नरिश हो पाए, उसको न्यूट्रिशन मिल पाए, उसकी हेल्दी ग्रोथ हो। तो ब्लड के साथ एब्जॉर्ब्ड फूड, एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो एब्जॉर्ब्ड फूड है ब्लड के अंदर मिक्स होता है, और ब्लड उसको हर एक सेल, हर एक टिश्यू, हर एक ऑर्गन तक छोड़कर आता है। इस प्रोसेस को, इस एक्टिविटी को बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, तो पहले क्या होता है? इंजेक्शन होता है, फूड को इंटेक किया जाता है, उसका फिर डाइजेशन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, और लास्ट में होता है इजेशन। इजेशन कब होता है? जब अपने बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये नियर अबाउट 1.5 मीटर तक लॉन्ग देखी गई है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के रिगार्ड ये बहुत छोटी है, लेकिन इसका डायमीटर काफी बड़ा होता है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ किसका एब्जॉर्प्शन होता है? यहां पर चलता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। जो एक्सेस अमाउंट में वाटर है उसका लॉस होने से बचाने के लिए वो क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी जो वॉल्स है लार्ज इंटेस्टाइन की, वो किसका एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं? पानी का। तो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर है उसका भी अपने क्या कर लिया जाता है? एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है इन लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि
1.5 मीटर लॉन्ग देखी गई। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, रेक्टम। रेक्टम में आपका फीकल मटेरियल, जिसको पोटी बोल देते हैं, वही बचता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो डाइजेशन होने के बाद डिस्कार्ड गार्बेज बचता है, वो रेक्टम में जाकर इकट्ठा हो जाता है, जिसको अपने पोटी बोल देते हैं, फीकल मटेरियल, और उसे अपने एनस से बाहर निकाल देते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये क्या हुआ है, ये कंप्लीट हो चुका आपका डाइजेशन, जिसके अंदर जितने भी अपने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, किस तरह से बक्कल कैविटी काम करती है, किस तरह से आपका फेरिंग्स है, उसके बाद इसोफेगस है, उसके बाद स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और अब लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये अब उसके बाद रेक्टम से, मैंने बताया रेक्टम में फीकल मटेरियल है, वो इकट्ठा हो जाता है। रेक्टम के बाद लास्ट रेक्टम कहां पे खुलता है, एनस में। रेक्टम है, उसकी ओपनिंग कहां होती है, एनस में, और एनस से अपने क्या कर देते हैं, इजेशन होता है। ये लास्ट स्टेप आता है। देखिए, सबसे पहले डाइजेशन चलता है, डाइजेशन के बाद में क्या आता है, एब्जॉर्प्शन आता है, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन आता है, एसिमिलेशन के बाद में इजेशन आता है। तो ये सारे कंप्लीट प्रोसीजर है, जिससे अपने को न्यूट्रिशन मिलता है। ये अपने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट कर लिया। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लेवल डायग्राम तैयार कर लिया अपनों ने, और किस तरह से पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है वो अपनों ने देखा। अब अपने बात करेंगे किसकी, रूमिनेंट की। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, काउ, बफेलो, जो भी लाइव स्टॉक है, जो कि घास खाते हैं, पशु हैं, कैटल हैं, देखा होगा पूरे दिन वो अपने जॉस को चलाते रहते हैं, जबड़ों को चलाते रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको आपने बोलते हैं कड। वो कडिंग करते हैं। होता क्या है, उनका जो स्टमक होता है, स्टमक में एक पार्ट मिलता है, यहां लिख देता हूं मैं। स्टमक में जो रूमिनेंट की बात कर रहे हैं अपने, रूमिनेंट एनिमल्स वो होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके स्टमक में एक पार्ट मिलता है, एक्स्ट्रा पार्ट। उनका स्टमक बड़ा होता है, वहां पर एक पार्ट, एक पोर्शन मिलता है एक्स्ट्रा, जिसको बोलते हैं रूमेन। ये हर एक एनिमल में नहीं मिलते, ये उन एनिमल में मिलता है जो कटिंग करते हैं, कट करते हैं, यानी जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। तो रूमेन क्या है, एक स्टमक का एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा पोर्शन है, जिसमें सेलुलोज का डाइजेशन होता है। किसका डाइजेशन होता है, सेलुलोज का डाइजेशन होता है। और अपने को पता है सेलुलोज किस में मिलता है, ग्रास में, घास में मिलता है। और घास खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं जिनमें रूमेन मिलता है, ऐसे एनिमल्स जिनमें रूमेन मिलता है एक एक्स्ट्रा पोर्शन की फॉर्म में, कहां पर, उनके स्टमक में एक्स्ट्रा पोर्शन मिलता है, एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जिसको रूमेन बोलते हैं। वहां पर सेलुलोज का डाइजेशन होता है। और सेलुलोज किसमें होता है, ग्रास, क्योंकि वो घास खाते हैं। घास में सेलुलोज कूट कूट के भरा होता है, और उस सेलुलोज के डाइजेशन के लिए उनमें एक एक्स्ट्रा किसमें, स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है, इसको रूमेन बोलते हैं। इसी वजह से इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोला गया है, क्योंकि इनमें क्या होता है, किसकी प्रेजेंस देखी गई, रूमेन की। रूमेन वो पोर्शन है जहां पर सेलुलोज का डाइजेशन चलता है। सेलुलोज किस फॉर्म में मिलेगा, ग्रास की फॉर्म में। तो क्या करते हैं, एक बार उन्होंने थोड़ा डाइजेस्ट किया फूड को, जो कि ग्रास है। कौन, रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं, रूमिनेंट्स एनिमल्स क्या करते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स ग्रास का इंटेक करते हैं, उनको चबाते हैं, और वो कहां पहुंचाते हैं उसको, इसोफेगस से स्टमक में लेके जाते हैं। स्टमक में कौन सा पोर्शन मिलेगा, रूमेन। और वहां पर उस ग्रास में जो सेलुलोज है उसका डाइजेशन होता है। लेकिन एक बार में डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता, ये वापस कहां निकाल देते हैं अपना फूड, वापस अपने फूड को कहां भेज देते हैं, रूमेन से निकालकर वापस उनके मुंह में आ जाता है। फिर वो दोबारा वहां पर कटिंग करते हैं, दोबारा उस फूड को चबाया जाता है, उस ग्रास को दोबारा चबाया जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है, फिर दोबारा पहुंचाया जाता है कहां पर, रूमेन। ये बार बार पूरे दिन करते हैं, इसको कटिंग बोलते हैं। और उन एनिमल को बोलेंगे अपने रूमिनेंट्स। और जो सेलुलोज है उस वहां पर डाइजेशन होता है, सेलुलोज का डाइजेशन कहां होता है, रूमेन में। वहां पर बैक्टीरिया रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया हैं, मिथेनोजन। आपकी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, एक्स्ट्रा एक फैक्ट बता रहा हूं
मिथेनोजन बैक्टीरिया रहते हैं कहां पर, उनका जो स्टमक है, स्टमक में एक पोर्शन है रूमेन, रूमेन के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए रूमेन के अंदर एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, उनको बोलते हैं मिथेनोजन, क्योंकि वो मिथेन गैस का सिक्रीशन करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। जब वो सेलुलोज पर काम करेंगे, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन रूमेन। रूमेन क्या है, स्टमक का एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि रूमिनेंट्स एनिमल्स में मिलता है, और वो काम क्या करता है, सेलुलोज का डाइजेशन करने का काम करता है। और रूमेन जो है वहां पर मिथेनोजन नाम के बैक्टीरिया रहते हैं, और यही मिथेनोजन बैक्टीरिया वो सेलुलोज का डाइजेशन कर पाते। ठीक है, तो ये अपनों ने आज पढ़ा। और इनको मिथेनोजन क्यों बोला गया, क्योंकि ये जब सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं तो बदले में इन रिटर्न वो क्या निकालते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजन बैक्टीरिया। लास्ट में बच गया अमीबा। उसके लिए एक थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी किस तरह से अमीबा है वो न्यूट्रिशन गेन करता है। किसकी बात कर रहे हैं, अपने बात करेंगे अमीबा की। अमीबा का एक डायग्राम बना रखा है आपकी बुक में। सपोज दिस इज योर अमीबा। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। कैसा है, यूनिसेलुलर एनिमल होता है, या माइक्रोब्स बोल दो, प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोआ के अंदर आता है। तो ये यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल के अंदर सब कुछ चलता है। अगर ये सेल है, सेल के अंदर क्या मिलेगा अपने को, न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, और बाकी जो पोर्शन है वो क्या होगा, उसमें वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे जो कि एक सेल के अंदर मिलते हैं। न्यूक्लियस के अलावा वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दे सकता है, वहां पर आपको लाइसोसोम भी दिखाई दे सकता है, वहां पर वैक्यूल्स भी बनी हो सकती है। तो सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो सेल के स्ट्रक्चर में मिलते हैं, वो सारे इस अमीबा के अंदर मिलेंगे। अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल्ड एनिमल होता है, कह सकते हैं यूनिसेलुलर, या इसको बोला जाता है एसेलुलर। यूनिसेलुलर के बजाय इसको एसेलुलर बोलना ज्यादा अच्छा रहता है। वो क्यों बोला जाता है वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। एसेलुलर बोल दो या यूनिसेलुलर बोल दो, एक सिंगल सेल के अंदर वो सारी फंक्शनैलिटी होती है, वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है जो अपनी बॉडी के अंदर होती है। सिंगल सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी होता है, डाइजेशन भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, सारी चीजें होती हैं एक सिंगल सेल के अंदर। और ये जो प्रोजेक्शन निकले हुए इसकी, ये देखिए आप, ये वाले, ये देखिए जो आउटग्रोथ निकली हुई है, ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है, बनती बिगड़ती रहती हैं। जिस तरह से ग्रूव बने हुए ये वाले, तो अगले सेकंड में क्या हो जाएगा, यहां पर ये क्या हो जाएंगे, पीक बन जाएंगे, और जो ग्रूव जहां पर नहीं है वहां पर ग्रूव बन जाएंगे, जहां पर पीक है वहां पर क्या बन जाएंगे, ग्रूव। तो जहां पर ये अंदर मर्ज हो गए हैं, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये अंदर डिप्रेस्ड हो गए हैं, अगले ही सेकंड ये उठ जाएंगे, अराइज हो जाएंगे, और जहां से उठे हुए हैं वो वापस डिप्रेस्ड हो जाएंगे। तो ये बनते बिगड़ते रहते हैं, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, इनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, पोडिया मीन्स लेग्स, इसको अगर अपने स्प्लिट आउट करें तो पोडिया मीन्स लेग होता है, और स्यूडो मीन्स फॉल्स या टेम्परेरी। सो फॉल्स लेग को क्या बोला गया है, स्यूडोपोडिया। तो क्योंकि बनते बिगड़ते रहते हैं और लेग की तरह काम करते हैं। लेग अपने क्या काम करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते नहीं करते। तो अगर इसको अमीबा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना होगा तो किसकी हेल्प से करेगा, वो स्यूडोपोडिया। और दूसरा काम क्या होता है, ये न्यूट्रिशन भी गेन कर सकता है, क्योंकि अपने पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन किस तरह से गेन करता है, सपोज इसके कांटेक्ट में कोई फूड मटेरियल आ गया, ये इसका फूड मटेरियल आ रहा है इसके पास, तो दूसरा एनिमल भी हो सकता है, माइक्रोब जो माइक्रो स्ट्रक्चर का एनिमल होता है वो हो सकता है, या कह सकते हैं कोई दूसरा कुछ भी फूड पार्टिकल आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, सचेत हो जाता है, और वो ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देता है। जहां जिस पोर्शन पे फूड मटेरियल आ रहा है वो पोर्शन डिप्रेस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और क्या बना लेगा, यहां पर बता देता हूं आपको, उसको कवर कर लेगा वो। सपोज दिस इज योर अमीबा, और ये फूड मटेरियल है
वो अंदर आ रहा है। तो उसने क्या काम किया, इन स्यूडोपोडिया की हेल्प से उसको कवर करना स्टार्ट कर दिया। और लास्ट में अपने देखेंगे कि ये जो अमीबा है उसने क्या कर लिया, उसको कवर करके अंदर ले आया, वो अनगल्फ कर लिया। ये देखिए, उसको बंद कर लिया। ये धीरे धीरे क्या होगा, इसके अराउंड क्या बन जाएगी, एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाएगी। इसको वेसिकल में अंदर खींच लिया जाएगा और उसको कवर करेगा। ये स्यूडोपोडिया उसको कवर कर लेंगे और इंजेस्ट कर लेंगे, कह सकते हैं एनगल्फ कर लेंगे। तो ये फूड मटेरियल यहां आ जाएगा, उसका डाइजेशन कर लेते हैं। तो ये जो अमीबा है वो किस एक्टिविटी से अपना फूड इंटेक करता है, किस एक्टिविटी से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है, उसको बोलते हैं अनगल्फ करना। अनगल्फ का मतलब सीधा ही खा जाना। तो वो अनगल्फ कर रहा है किस तरह से, अपने स्यूडोपोडिया की हेल्प से, जिनको बोलते हैं फॉल्स लैग। तो यहां पर अपनों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इस चैप्टर में जितनी भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। आपके जो ग्रुप एडमिन है उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे। और आप जो पीछे आपके चैप्टर के, हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज दी होती है, क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको आप करके देखिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने कुछ नया करेंगे। कुछ नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में क्या लेकर आने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन बाय एंड कीप वॉचिंग।